हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर को आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको डिटेल्स में क्लियर कर देंगे और एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन आपको शुरू से एंड तक वीडियो बिल्कुल देखना है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लेट ना करें, फटाफट शुरू हो जाते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिखते रहिए। मेन जो पॉइंट है वो हम उसी के बारे में डिस्कस कर देंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैसे कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है। अब डिफरेंट बेसिस में इसको कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे, आप लोग फॉलो करते रहिए। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, रॉ मटेरियल जरूर लगता है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है उसको हम एक हेड में बनाते हैं कि भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है। और क्या लग सकता है, लेबर कॉस्ट लग सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेंगे तो बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, उसके साथ साथ क्या लगेगा, कोई लेबर भी तो लगेगा काम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा लेबर कॉस्ट। एंड तीसरा हो गया अदर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अदर कॉस्ट मतलब लेबर और मटेरियल छोड़ के जितना अदर कॉस्ट लगता है उसको बोला जाता है अदर कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके लिए जितना कॉस्ट हमको पड़ता है, वो सर्विस भी हो सकता है। चलिए, फिर रॉ मटेरियल जो हम बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रॉ मटेरियल और होता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल डायरेक्टली जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उसके अलावा वो प्रोडक्ट नहीं बन सकते, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल्स। क्या है, जो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल्स का मतलब है जो रॉ मटेरियल यूज तो भाई होता है लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ वो जुड़े नहीं है। अलग से हम यूज़ करते हैं उसको, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट के बनाने के लिए नहीं यूज़ करते, डायरेक्टली नहीं वो इन्वॉल्व है उसके साथ, इसलिए हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे कि आप मानिए इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल का एग्जांपल भी आपको दे रहे हैं हम एक, जैसे लुब्रिकेंट वगैरह हो गया। लुब्रिकेंट क्या, डायरेक्ट आपको मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए नहीं लगता, लेकिन जो मशीन वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें लुब्रिकेंट डालना पड़ता है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर कॉस्ट, भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर लगता है, उनको जो वेजेस हम देते हैं, उनको जो पे करते हैं उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको बोलेंगे, जो लेबर प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाने का काम डायरेक्टली कर रहा है, उसको हम बोले, उसके लिए जो वेजेस पे करेंगे उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े नहीं हैं, मान लीजिए कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है, उस स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सामान इधर से उधर करते हैं, भाई उसके लिए जो लेबर कॉस्ट हम बेयर करते हैं उसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। देखिए बिल्कुल समझ के जाइए, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और इसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट होता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट लगता है, मटेरियल कॉस्ट लगता है, उसके अलावा कुछ और भी कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, और भी कॉस्ट फैक्ट्री में होता है। जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, है ना, तो फैक्ट्री में अदर्स जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए ये जो खर्चा होता है, अदर्स जितना खर्चा, स्टेशनरीज वगैरह खर्चा होता है, वो सब खर्चा मिला के हम बोलते हैं अदर कॉस्ट। अब क्या है कि अदर कॉस्ट को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। मान लीजिए डायरेक्ट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट लेबर मटेरियल छोड़ के भी कुछ कॉस्ट डायरेक्टली खर्चा होता है, प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट
अदर कॉस्ट। जैसे आप मानिए अगर कोई चीज़ आप बना रहे, मानिए आपका कोई खाना बना रहे, खाना बना के आप बेच रहे, तो उसके लिए क्या होगा, जो ओवन वगैरह वो जलेगा, उसके लिए गैस लगेगा, तो वो जो फ्यूल लगेगा उसको हम बोलेंगे, या कुछ भी जैसे मशीन है उसमें भी फ्यूल लगता है, तो जो फ्यूल लगता है उस फ्यूल को हम बोलेंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इसको छोड़ के बाकी जितना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे ऑफिस है, ऑफिस का खर्चा है, स्टोर वगैरह डिपार्टमेंट ये सब है, उसमें भी खर्चा करते हैं हम लोग, तो वो जो खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सब खर्चा मिला के हम बोलते हैं अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर जितना कॉस्ट बेयर होता है वो हो जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर जैसे डायरेक्ट जो खर्चा है वो तो लगेगा ही, फिर उसके साथ साथ में फैक्ट्री में और भी काम होता है, तो और काम करने के लिए जो इनडायरेक्ट खर्चा भी होता है वो भी उसके साथ जुड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का जो रेंट है वो जुड़ जाएगा, फैक्ट्री में जो अदर लेबर काम करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ नहीं है, वो लोग बाहर कुछ काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर कुछ और काम पे वो लोग बिजी रहते हैं, तो उसके लिए जो सैलरी लगता है या वेजेस लगता है, या आप मान लीजिए कि कोई इनडायरेक्ट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो खर्चा होता है, ये सब जोड़ के, मतलब ये फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा होता है उसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये क्या होता है, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन या ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे ऑफिशियल डिपार्टमेंट रहता है जो कि प्लानिंग करते हैं भाई किस तरह से प्रोडक्शन होगा, कब कितना होगा, या नया कोई पॉलिसी वो मेकिंग करते हैं, उसके लिए बहुत लोग काम भी करते हैं। ये सब मिला के जो अदर्स खर्चे होता है, ऑफिशियल जो खर्चे होता है उसको हम बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। मतलब उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी है, जो रेंट वगैरह लगता है, जो फर्नीचर है उसका डिप्रिसिएशन वगैरह, बहुत सारे खर्चा इसमें होता है, वो सब मिला के हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये क्या होता है, भाई प्रोडक्ट तो आपने बना दिए लेकिन वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है ना, तो अगर आपको मार्केट में बेचना है तो मार्केट में आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके लिए आप बड़े बड़े स्टार को लाएंगे, फिर लाके आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में पब्लिक खरीदेगा। तो इसलिए क्या है, आपको डिमांड क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, होर्डिंग लगाना पड़ेगा, है ना, तो फिर फ्री सैंपल भी देना पड़ सकता है। तो ये जो खर्चा आएगा, या फिर आपको जो लोग आपका सेलिंग में काम करते हैं उसका तनख्वाह देना पड़ता है, शोरूम बनाना पड़ता है, ये सब जो खर्चा होता है वो सब मिला के हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर कुछ सामान आपको आपका स्टोर से दूसरे स्टोर में पहुंचाना, आपका गोडाउन से दूसरे स्टोर में पहुंचाना है, तो वो भी किराया वगैरह लगेगा, खर्चा होगा, तो ये सब मिला के हो जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब देखिए जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसको रिसर्च करके नए कुछ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम मार्केट जो है फ्लेक्सिबल है, चेंजेस होता है, क्योंकि जो डिमांड है, पब्लिक का जो डिमांड है हर टाइम चेंज होते जाता है, क्योंकि उसका पसंद बदल जाते हैं। तो उस पसंद जैसे ही बदल जाते हैं उसके साथ साथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं लाए तो उसका बिजनेस रुक जाएगा। तो इसलिए उसको रिसर्च करना पड़ता है, नए प्रोडक्ट लाना पड़ता है, या प्रोडक्ट को किस तरह से और अच्छा बनाया जाए उसके लिए रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। तो रिसर्च के लिए भी खर्चा होता है, वो जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को किस तरह से हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता, मतलब आपने प्रोडक्शन जीरो भी किया या ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, कुछ भी कर दिया, चेंज कर दिया, प्रोडक्शन क्वांटिटी आपने बढ़ा दिए, घटा दिए या जीरो कर दिए, फिर भी आपको वो कॉस्ट
बेयर करना पड़ता है, मतलब उसका कोई चेंजेस नहीं आता प्रोडक्शन के साथ साथ, तो उसको बोलेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, जैसे आप जो फैक्ट्री जो आपने मकान जो बिल्डिंग आपने रेंट पे लिए हैं, आपको मंथ में उसका रेंट देना है, ठीक है, वो फिक्स है, आप प्रोडक्शन करे ना करे लेकिन आपको वो पेमेंट करना ही है, तो हो गया आपका फिक्स। जैसे आपका कुछ सैलरी वाले लोग हैं, जो फिक्स सैलरी वाले लोग काम करते हैं, आपका एम्प्लॉइज़ है, तो उनको तो आपको सैलरी महीने में देना ही है, प्रोडक्शन कितना बढ़ जाए या घट जाए उसका मतलब नहीं रहता। तो ये जो कॉस्ट है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऑल कॉस्ट दैट चेंजेस इन द प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। जैसे आपका जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 10 क्वांटिटी बना रहे थे, आपका कॉस्ट पड़ रहा था 100, अगर आपने उसको डबल कर दिए 20 कर दिए, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है, आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें क्या करेगा, 3 इस तरह से बोल देगा, भाई 10 क्वांटिटी, उसके लिए आपका वेरिएबल आपका कॉस्ट है, 10 क्वांटिटी हमने बनाया उसके लिए कॉस्ट है 100 रुपया, 20 क्वांटिटी बनाया उसके लिए कॉस्ट है 200 रुपया, फिर अगर हम 30 क्वांटिटी बनाए उसके लिए कॉस्ट है कितना, 600 रुपया। इस तरह से 3 आपको दे दिया गया। आप बोलेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्या नेचर है इस कॉस्ट का, तो आपको समझना जरूरी है कि भाई इसका जो प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है क्या, अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया समझ में। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई दे दिया 10 क्वांटिटी बनाया, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 100 था, 20 क्वांटिटी बनाया, वो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट 100 है, फिर दोबारा और एक दे दिया, बोला 30 बनाया, फिर भी वो कॉस्ट 100 है। अब आपको समझना जरूरी है कि भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन वो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, सेम रह गया, तो इसका मतलब है ये कॉस्ट हो गया आपको फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको समझ लीजिए जरूर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जिसमें कुछ कॉस्ट का पार्ट फिक्स रहेगा और कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल रहेगा। इसका मतलब है प्रोडक्शन चेंज के साथ साथ इसका भी कॉस्ट भी चेंज होगा, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में ये कॉस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में ये कॉस्ट नहीं होगा चेंज, मतलब वो प्रोडक्शन डबल हो गया तो ये कॉस्ट डबल नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है वो कैसे हम कैलकुलेट करें, इस लेक्चर के एंड पे जाके हम वो डिस्कस करेंगे। आप जरूर एंड तक वीडियो देखिए, उसके एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अलग किया जा सकता है। और क्योंकि आपको देखना भी जरूरी है इसलिए कि उसके बेस में एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, बिल्कुल आएगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल वो चीज़ देख लेना है किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल और फिक्स कैसे अलग कर देते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट्स हमने आपका स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, इसी के बेस में क्वेश्चन होगा, आप इसको दोबारा एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी कॉस्ट को हमने डिवाइड किया है। एक होता है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट का क्या मतलब, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई इस तरह का चीज़ बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड एक नॉर्मल इतना ही खर्चा होता है, जो मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपया खर्चा होता है, 10 रुपया का मटेरियल लगता है, तो 10 रुपया ही लगा, तो वो नॉर्मल कॉस्ट है, वो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट।
और दूसरा होता है एबनॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जितना खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। मानिए आपका खर्चा होना था 10 रुपया मटेरियल, लेकिन देखा आपने वो उसमें खर्चा हो गया 12 रुपया का मटेरियल खर्चा हो गया आपका। इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया, इसका मतलब है एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, वो आपका एबनॉर्मल कॉस्ट है। समझ में आया? नॉर्मल कॉस्ट एंड दूसरा हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट मतलब जो नॉर्मल खर्चा हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए वो नॉर्मल कॉस्ट है, एक स्टैंडर्ड है, लेकिन जो उससे ज़्यादा अगर खर्चा हुआ तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो खर्चे उसका रोल क्या है प्रोडक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसको इसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ या सर्विस प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विस हम बनाएं उसके साथ डायरेक्टली वो कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम भी है, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट। वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आगे फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स है जिसमें कॉस्ट शीट बनाएंगे हम उसमें भी पढ़ेंगे। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको तीनों डायरेक्ट कॉस्ट मेन जो तीन है, एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट अदर कॉस्ट जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, जो प्रोडक्ट के साथ गुड्स और सर्विस जो हम बना रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया और कई सारे का खर्चा है, जो स्टोर कीपर का सैलरी हो गया, ये सब हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस में हम किस तरह से इसको डिवाइड किए। एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है जो कॉस्ट हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो उसको घटा सकते हैं, या प्रोडक्शन को चेंज करके हम उस कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, और दूसरा क्या है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मैनेजर है उसका कंट्रोल में वो नहीं है, वो ऑटोमेटिक खर्चा होगा ही होगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वन टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, भाई इतना खर्चा हो ही जाएगा, जैसे फैक्ट्री रेंट वगैरह आपको इतना देना है तो देना ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको साल में इतना देना है तो देना ही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेस में हम किस तरह से इसको डिवाइड किए। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है, मतलब है क्या कि जो भी कॉस्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने बेयर कर चुके हैं उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। होने के बाद उसका हम हिसाब किताब करते हैं, जैसे ये खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेबर चार्ज पे कर दिया, ये सब करने के बाद हिसाब किताब करते कितना खर्चा पड़ा वो सामान बनाने के लिए, वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। और दूसरा होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, भाई कितना कॉस्ट पड़ सकता है, आगे हम कुछ बनाएंगे, मान लीजिए आगे हम कुछ बनाएंगे, उसका प्लानिंग की है, तो उसके लिए कितना खर्चा पड़ सकते हैं, कितना खर्चा हो सकता है, वो पहले से हम डिटरमाइन करके रखे हैं। क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, कितना लेबर कॉस्ट लगता है, कितना ओवरहेड कॉस्ट लगता है, वो हमको पता है। तो फिर उसी कॉस्ट को हम जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे हो सकता है कुछ उसका प्राइस बढ़ जाए, तो उसको भी कंसीडर करके एजम्पशन करके एक कॉस्ट हम कैलकुलेट पहले से ही कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं
प्री डिटरमाइन कॉस्ट, क्योंकि हमको कभी कभार कोटेशन देना पड़ता है। जब हम कोटेशन देंगे कोई सामान बेचने के लिए तो हमको पहले ही बोलना पड़ेगा भाई इतना कॉस्ट पड़ेगा, ऑर्डर के बेस में हम बनाएंगे, तो उसका प्री डिटरमाइन कॉस्ट हम कैलकुलेट करके रखेंगे कि भाई उसको देंगे कोटेशन, उसके हिसाब से ऑर्डर मिलेगा तो फिर वो बनाएंगे, काम करेंगे। तो इसलिए वो प्री डिटरमाइन कॉस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। सिर्फ ये नहीं, आगे जाके प्लानिंग करने के लिए भी हमको प्री डिटरमाइन कॉस्ट का ज़रूरत है, क्योंकि कितना कॉस्ट पड़ेगा उसके बेस में कितना फाइनेंसिंग करना है, कितना पैसा लगेगा, उसका अरेंज तो करना पड़ेगा ना पहले से ही। तो इसलिए प्री डिटरमाइन कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब चलिए डिसीजन मेकिंग के बेस में हम किस तरह से डिवाइड किए हैं कॉस्टिंग को। देखिए कॉस्ट को, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट बाय व्हिच टोटल कॉस्ट चेंजेस बाय प्रोड्यूसिंग वन लेस और मोर यूनिट ऑफ गुड्स। मतलब अगर आपने एक यूनिट जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर एक यूनिट आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिए तो आपका कॉस्ट जितना बढ़ जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। या आपने एक क्वांटिटी घटा दिए तो जितना कॉस्ट आपको घट जाएगा वो हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब बिल्कुल एंड जो आई क्वांटिटी आपने बनाया है, जो वन क्वांटिटी आपने बनाया है उसके लिए जितना खर्चा पड़ा। अब थोड़ा सा इजी एग्जांपल आपको दे रहा है। मान लीजिए आप 10 क्वांटिटी बना रहे थे, उसके लिए आपको कॉस्ट पड़ रहा था 100 रुपया, 100 रुपया पड़ रहा था। आपने और एक प्रोडक्ट बनाया तो 11 हो गया और टोटल कॉस्ट पड़ गया आपको 111 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? जो 10 क्वांटिटी तक आपका कॉस्ट था 100 रुपया, जैसे 11 क्वांटिटी हमने बनाया टोटल कॉस्ट पड़ गया 111। तो इसका मतलब होता है कि लास्ट क्वांटिटी बनाने के लिए आपको खर्चा कितना आया? 11 रुपीज आया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है कि भाई अगर हमने प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया, प्रोडक्शन क्वांटिटी को चेंज कर दिया, या प्रोडक्ट कंपोजिशन चेंज कर दिया, अगर ऐसे कुछ चेंजेस हम लाते हैं, अगर ऐसे कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसके कारण, या मार्केट प्राइस का चेंज हो गया तो इसके कारण अगर आपका कॉस्ट में बदल आए हैं, मतलब कॉस्ट बढ़ा या घटा, चेंजेस हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। मान लीजिए आपने पहले मैनुअली काम कर रहे थे, आपका जितना कॉस्ट पड़ रहा था, आपने मशीन लगा दिए तो देखा गया कि पर यूनिट कॉस्ट आपका घट गया, कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आते हैं आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? मानिए आपका एग्जिस्टिंग एक ऑलरेडी मशीन्स है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको हटा के उसके जगह सेम मशीन दोबारा एक नए आप खरीद के लाएंगे, तो उसके लिए जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा, आपको जितना खर्चा होगा वो रिप्लेस करने के लिए, उस मशीन को हटा के दूसरा उसी टाइप का मशीन बैठाने के लिए जितना खर्चा आएगा उसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब डूब गया, जो कॉस्ट ऑलरेडी आपने बेयर कर दिया, जो आपका डिसीजन लेने से पहले ही हो चुके हैं, मतलब डिसीजन इसके ऊपर बेस नहीं किए, डिसीजन आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, उस जब डिसीजन जब आप लेने वाले हैं उससे पहले ही वो खर्चा हो चुके हैं, तो उसको हम बोलेंगे संक कॉस्ट। मीन्स कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बिफोर अ डिसीजन। इसका मतलब है आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो खर्चा हो गया है, आपका डिसीजन लेने से पहले ही वो खर्चा हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस दैट द फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट इन ऑर्डर टू गिव अप अ पर्टिकुलर बेनिफिट्स। मतलब आपने एक ही जगह दो चीज़ नहीं बना सकते। मान लीजिए आप दो चीज़ बनाते हैं, दो चीज़ बना सकते हैं, अगर एक प्रोडक्ट आपने बनाया तो दूसरा नहीं बना सकते। अगर ऐसा स्थिति हुआ तो आप एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। अगर दूसरे को छोड़ने से जितना लॉस आपको हो रहा है, जो आप बना रहा है उसको बनाने के लिए दूसरा जो प्रोडक्ट आपने छोड़ दिए उसके लिए आपको लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है उसको हम बोलते हैं
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी था, वो चीज़ आप बना सकते थे, लेकिन आपने उसको छोड़ा क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाना है, दोनों एक साथ आप नहीं बना सकते। तो इस केस में जिसको हम छोड़ेंगे तो उसके लिए जो लॉस होगा उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट हम कैश में देते हैं, मतलब उसके लिए हम कैश पे करते हैं या करने वाले हैं, उस टाइप का जो खर्चा होता है उसको हम बोलेंगे कैश कॉस्ट, मतलब जिसके लिए हमने ऑलरेडी पैसा दिए हैं और देने वाले हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब कैश कॉस्ट थोड़ा सा हम एग्जांपल दे देते हैं। कैश कॉस्ट मतलब आपने मटेरियल परचेज किया या लेबर को काम करवाया, उसको लेबर चार्ज पे किए, मटेरियल परचेज किया तो अपने पैसा दे दिए हैं और देने वाले हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैश कॉस्ट। लेकिन इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है कि एक्सपेंडिचर व्हिच इज नॉट एक्चुअली इनकर्ड बट व्हाट इज एज्यूम्ड इज ओनली शोन एज अ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट आपने खर्चा कैश में नहीं दिए या नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपने एज्यूम कर लिया कि भाई इतना कॉस्ट लगेगा, लग के आपको कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर आप डिसीजन ले रहे हैं क्या करेंगे। तो ये इस टाइप का कॉस्ट होता है, जैसे कि जो प्रैक्टिकली हम लोग खर्चा कैश में नहीं करते लेकिन फिर भी उसको कॉस्ट के हिसाब से जोड़ते हैं अपना प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका अपना मकान है, जिस मकान में आपने प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, अगर उस मकान में आपने प्रोडक्शन का काम कर रहा है लेकिन उसका जो रेंट है वो आप लोग नहीं पे कर रहा है, खुद नहीं ले रहा है, तो उस रेंट आपको एक एजम्पशन है कि भाई अगर हम इसको बाहर किसी को रेंट पे देते तो हमको कुछ पैसा मिल सकता था, कुछ रेंट मिल सकता था। जितना अमाउंट रेंट आपको मिल सकता है वो आप एज्यूम करके इस प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि आपने कैश में तो खर्चा किए नहीं लेकिन आपने एजम्पशन के बेस में वो खर्चे इसके साथ जोड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? दिस कॉस्ट इज द प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड करके रखे हैं कि भाई ये कोई एक चीज़ बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपया 20 रुपया या 25 जो भी है फिक्स करके रखा है, भाई इतना ही खर्चा आना चाहिए। लेकिन ये हम पहले से ही ठीक करके रखे हैं, फ्यूचर में बनाएंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है भाई इतना, तो इतना ही कॉस्ट होना चाहिए। अगर देखना है कि भाई इससे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है या कम आ रहा है, स्टैंडर्ड को बेस करके हम फिर इवेल्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लग रहा है, क्या चीज़ लेके हम बना रहा है, हमको तो पता ही है क्या होना चाहिए। देखिए एक होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल लगेगा, तो एक हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। दूसरा क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल से सिर्फ बन नहीं जाएगा, कोई लेबर वगैरह भी तो रहेगा, तो लेबर कॉस्ट लग जाएगा, और उसके अलावा लेबर के अलावा भी कुछ और भी खर्चा होने वाले हैं, कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अदर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए दिस 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इनको भी हमने डिवाइड किए, 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट हमने पहले ही बताया था आपको। डायरेक्ट कॉस्ट और जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं वो कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट अदर कॉस्ट। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा कौन सा? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस उसके साथ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसके साथ इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है बच्चों, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है बच्चों, तो चलिए दिखाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन में देखिए एक प्रॉब्लम आ चुके हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे अलग किया जाए, कहाँ से? सेमी वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या बताया गया है। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन इन यूनिट्स एंड अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 एंड फरवरी 2024 आर गिवन बिलो। क्या दिया गया है? जनवरी मंथ आउटपुट है 500,
वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 7500 एंड फरवरी में आउटपुट है 700 और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 8500। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। ठीक है बच्चों, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। चलिए फिर बैठा देते हैं यहाँ पे, देखिए क्या आते हैं। डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए 7500 था, हुआ कितना 8500। तो 8500 माइनस 7500। ठीक है बच्चों, फिर क्वांटिटी कैसे चेंज हुआ, डिफरेंस कितना हुआ 700 हुआ, पहले था 500। चलिए फिर देखते हैं कितना आता है, यहाँ 1000 ऊपर में और नीचे कितना आ गया 200। तो भाई आ गया कितना, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, रुपीज 5। ये आ गया आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपके पास, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो आपके पास आ गए। आप देखते हैं कि भाई कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आउटपुट लेवल है, व्हेन आउटपुट लेवल आपका कितना है, आउटपुट लेवल आपका 500 यूनिट्स। तो देखते हैं आउटपुट लेवल आपका 500 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है आपका आउटपुट लेवल 500 में 7500। ठीक है, फिर इसके लेस कर देते हैं। इससे क्या लेस करेंगे कि भाई इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना जुड़े हुए हैं, वो अगर हम लेस कर दे तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना जुड़े हुए हैं इसके साथ, वो हम लेस कर देते हैं। तो फिर आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए क्या कितना आता है, देखिए यूनिट कितना है 500 यूनिट्स है, रेट कितना करके हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ₹5 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5 हो गया। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना आता है, 500 इंटू 5 कितना आएगा 2500। ठीक है बच्चों, माइनस करें कितना आ गया 5000 आ गया। ये आ गया आपका ये आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गया आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल दिए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका निकल गया 2500, पर यूनिट भी आ गया आपका 500 और फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपका 5000। इस तरह से हम क्वेश्चन से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को अलग कर सकते हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस है, और भी कई तरह का मेथड्स है, प्रोसेस है, लेकिन मेरे को लगता है ये इजी प्रोसेस है, आपको इजीली समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप 2-4 प्रॉब्लम इस तरह का प्रैक्टिस कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं, है ना, इस पार्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, आप देखिए इसको याद रखना है कि भाई टोटल कॉस्ट जो है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल
इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड पोर्शन प्लस वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, एक फिक्स्ड पोर्शन रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट टोटल रहेगा। जितना क्वांटिटी आप बनाएंगे उसके हिसाब से पावर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, और वो टोटल कॉस्ट से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए तो आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। आप लोग थोड़ा सा जो हमने ये वाला ये देखिए बताया आपको 500 आउटपुट लेके बताया, आप लोग अपना कॉपी में 700 यूनिट लेके बना के देखिएगा, जरूर यही अमाउंट आने वाले हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगा आपका 5000 ही आएगा। आप लोग जरूर अपना कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए फिर चलिए, आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा और हमने बिल्कुल आपको टोटल चैप्टर का जी स्टेप को बिल्कुल समराइज करके आपको बता दिए हैं। तो जितना क्वेश्चन इसके चैप्टर से आने वाले हैं आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा एक बार ये वीडियो शुरू से एंड तक देख लीजिएगा और साथ साथ में जो पॉइंट्स है उसको नोट करके कॉपी में कर लीजिएगा, फिर बार बार उसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe please.